गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणित की जो बोर्ड परीक्षा है कक्षा 10 की, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके 10 नंबर के 10 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने हैं, जिनमें से हमने संख्या पद्धति और ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। अब वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे ज्यामिति और उसके आगे सांख्यिकी की। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। किसी समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। किसी समतल पर, यह समतल है और इसके ऊपर कोई वृत्त लुढ़क रहा है, तो उसके जो वृत्त का केंद्र है उसका बिंदु पथ क्या होगा? उसका बिंदु पथ जो है वो जो समतल है उसके समानांतर होगा। समतल के समांतर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। जो घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम है उसका बिंदु पथ क्या होगा? वृत्त के चाप के बराबर होता है। घड़ी का पेंडुलम जो चलता रहता है उसका बिंदु पथ पूछा जा रहा है, तो वो होगा वृत्त के चाप के बराबर, वृत्त के चाप के समान। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें घड़ी की सुई का बिंदु पथ। अब घड़ी की सुई जो है ये सुई है मान लीजिए मिनट की, इसका बिंदु पथ क्या होगा? इसका बिंदु पथ वृत्ताकार होगा, वृत्त के जैसा होगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ज्यामिति में से। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। एक स्थिर बिंदु जैसे मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, इसे समदूरस्थ का अर्थ है बराबर दूरी। किधर से भी देख लीजिए, बराबर दूरी का बिंदु पथ क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है। वृत्त की परिधि जो होती है वो एक स्थिर बिंदु, उस बिंदु का नाम है वृत्त का केंद्र, उससे समान दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। दो स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। और इसका जो आंसर है वो होगा, जो दोनों बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसका लंब समद्विभाजक। जैसे यहाँ पे दो स्थिर बिंदु है, उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ मैं स्टूडेंट यहाँ कर देता हूँ। दो स्थिर बिंदु ले लिए ए और बी, इनसे बराबर दूरी के ऊपर जो बिंदुओं का पथ है वो होगा इस रेखा का, जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसका लंब समद्विभाजक। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन छठा, त्रिभुजों के वेरी मोस्ट है, त्रिभुजों के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। और ये होगा स्टूडेंट्स, वो बिंदु होगा परिकेंद्र। जो त्रिभुज के शीर्षों से आपको पता है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार ले सकते हैं। आपको पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। कोई भी त्रिभुज होता है उसके 3 शीर्ष होते हैं, और उनसे समान दूरी के ऊपर यदि हम कोई बिंदु देखना चाहें, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके 3 शीर्ष है ए बी और सी। इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु हम निकालें तो वो बिंदु कहलाएगा परिकेंद्र। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बन रहा है इसके अंदर मोस्ट, परिकेंद्र है वो वृत्त के बाहर परिवृत्त की रचना करता है। परिवृत्त, परि का अर्थ ही बाहर मानिए आप, परि का अर्थ होता है बाहर वृत्त बनाना है तो हमें परिकेंद्र निकालना होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, ये तो था शीर्षों से। अब त्रिभुज की यदि भुजाएं हैं, इनसे हम बराबर दूरी के ऊपर कोई बिंदु देखना चाहें तो वो होगा अंतःकेंद्र। और स्टूडेंट्स, अंतःकेंद्र से त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है अंतःवृत्त, जो तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये 7 क्वेश्चन हो गए आपके आप ज्यामिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके 11 की प्रश्नावली में से आना है एक नंबर का, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई त्रिभुज है ए बी सी और जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ और जिसके अंदर डी ई है वो 8 सेंटीमीटर है। ये दोनों समरूप दिए गए हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है, एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 10 बटे 8 की स्क्वायर 100 बटे 64 100 अनुपात 64। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 4 से कट रहे हैं तो काट देते हैं। 25 चौके 100 और 4 से कट गया, 16 चौके 64, 25 अनुपात 16 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रख दिए, इस क्वेश्चन के अंदर जिसका अनुपात पहले पूछा जाए, जैसे ये कह दिया जाए आपको त्रिभुज डी एफ व त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे ध्यान रखना पहले नाम किसका आया बाद में किसका आया, उसी के हिसाब से यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर होगा 16 अनुपात 25। और यदि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीएफ का अनुपात पूछ ले हुए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा 25 अनुपात 16। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन के अंदर गौर करना है इसको अच्छी तरह से कि कौन सा पहले पूछा गया कौन सा बाद में, उसी के अनुसार अनुपात आएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी हमने चर्चा की है इसी के अंदर कि जब जो भुजाएं होती है उनके वर्गों के बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे 4 की स्क्वायर अनुपात 9 की स्क्वायर 16 अनुपात 81 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। ऊंचाई दे रखी है, ये तो भुजाएं थी, इसमें यहाँ पे ऊंचाई 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाई यानी लंब हो गया, आपके लंब हो गया तो सीधी सी बात पड़ी, लंबों के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर अनुपात 3 की स्क्वायर 4:9 है, वो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। स्टूडेंट यहाँ पे गौर करने की एक चीज़ है, जो ये प्रमेय का चल रही है, जो ये थ्योरम चल रही है, ये कहती है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल, उनकी संगत जो भुजाएं हैं, जैसे इसके अंदर ए बी और इसके अंदर डी ई, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर उनका क्षेत्रफल होगा। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्या क्षेत्रफल दे दिया हमें पहले से ही, क्षेत्रफल का अनुपात है वो 16:81 है, ये क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज की संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। माध्यिकाएं पूछ रहा है, आपका क्षेत्रफल दे रखा है और माध्यिकाएं पूछे या भुजा पूछे तो इनका वर्गमूल कर दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, 4:9 हो जाएगा। ये इसका एकदम जो अभी ये निकाला था हमने 4:9 वाला, इसका एकदम उल्टा है। स्टूडेंट्स ये आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, मैंने 2 प्रश्नावलियों के बता दिए हैं। इसका अगला पार्ट है वो वीडियो नंबर 3 में मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।